कांग्रेस का ओल्ड पेंशन स्कीम का मास्टर स्ट्रोक। पुरानी पेंशन स्कीम के जरिए कांग्रेस का बड़ा दांव। राजस्थान से शुरुआत, कांग्रेस शासित राज्यों में लागू करने का आश्वासन। पुरानी पेंशन स्कीम पूरे देश में लागू करने की मांग उठाएगी कांग्रेस। पीसीसी चीफ बोले, चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेंगे ओल्ड पेंशन का मुद्दा। पूरे हिंदुस्तान में जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वो तो लागू करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र में आगे में आने वाले समय में पूरे देश में हर स्टेट में ये वापस लागू हो, इसकी हम लोग घोषणा पत्र में घोषणा भी जन घोषणा पत्र में करेंगे। गहलोत बोले, केंद्र राजस्थान की तर्ज पर पूरे देश में लागू करे। और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार भी पुनः विचार करेगी, पूरे देश में वापस ओल्ड एज पेंशन जो थी वापस लाएगी, और राज्य सरकारों को भी इसमें सोचना चाहिए, मेरा मानना ये है। ओल्ड पेंशन बढ़ाएगी बीजेपी की टेंशन। क्या ओल्ड पेंशन के मास्टर स्ट्रोक से बदलेगी सियासत? पुरानी पेंशन नया दांव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कांग्रेस का ओल्ड पेंशन स्कीम को न्यू गेम चेंजर बनाने की जुगत में देखना हैरान नहीं करता। कर्मचारी वर्ग सबसे बड़े संगठित वर्गों में से एक है और बजट में ओपीएस की घोषणा के साथ ही कर्मचारियों में जो उत्साह दिखाई दिया है वो बताता है कि राजनीतिक रूप से ये कितना लोक लुभावन फैसला है। ये वही कर्मचारी हैं जो 2003 में घर घर जाकर तत्कालीन सरकार के खिलाफ पीले चावल बांटने के लिए चर्चा में रहे थे। कर्मचारियों की प्रतिक्रिया से उत्साहित कांग्रेस ने अब अपने पैंतरे का दायरा बढ़ाते हुए कहा है कि कांग्रेस शासित सभी राज्यों में ओपीएस को लागू किया जाएगा। अब चूंकि सभी राज्यों में कर्मचारी वर्ग वैसा ही है जैसा यहाँ है, इसलिए भाजपा का पसोपेश में दिखना लाजमी है। तो आज प्राइम डिबेट में इस पर चर्चा होगी इन सवालों के जरिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या बन पाएगी कांग्रेस का नया गेम चेंजर। ओपीएस क्या 2023 के चुनाव में कांग्रेस के सबसे बड़े, सबसे मजबूत हथियार के तौर पर दिखाई देगा? और राजस्थान में जो ओपीएस का ऐलान हुआ है वो क्या केंद्र सरकार पर भी अपने आप में एक दबाव बनाएगा? एकीकृत कर्मचारी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप यादव हैं हमारे साथ स्टूडियो में। आरसी चौधरी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रामलाल शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रवक्ता। और महेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। आरसी चौधरी साहब, दूसरे प्रदेशों में भी ओपीएस लागू करेंगे जहां आपकी सरकार है, और केंद्र सरकार को भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना चाहिए। आपका ये कहना क्या ये बताता है कि आइडिया हिट हो गया यहाँ? अब इसका 2023 के चुनाव में तो फ़ायदा मिलना तय दिख ही रहा है। चौधरी साहब। जेपी शर्मा जी, इस बजट के आने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज के हर वर्ग के साथ में, चाहे युवा हो, बेरोजगार हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, औद्योगिक संगठन हो, चाहे कर्मचारी संगठन हो, तमाम संगठनों के साथ में एक लंबी श्रृंखला के साथ में उन्होंने संवाद किया। और उस संवाद के दौरान जो कर्मचारी जो संगठन हैं उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की भविष्य को लेके। और निश्चित रूप से किसी भी राज्य के अंदर सुशासन या किसी सरकार की जो योजनाएं होती हैं उसको धरातल पे ले जाने का काम निश्चित रूप से राज्य के कर्मचारी और केंद्र के कर्मचारी करते हैं। और वो कर्मचारी अगर अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो, असुरक्षित हो, तो निश्चित रूप से सरकार के मुखिया की जिम्मेदारी बनती है कि संवेदनशीलता के साथ में, जिसका परिचय माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, जवाबदेही, संवेदनशीलता और सर्वहिताय की जो बात माननीय मुख्यमंत्री की इस बजट से निकल के आई, उसी का एक हिस्सा ये है। निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर और अलग अलग राज्य सरकारों के अंदर राज्यों के कर्मचारी हैं और वो निश्चित रूप से अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे समाज का एक हिस्सा है, हमारी सरकार की गवर्नेंस का एक हिस्सा है, इसलिए हमें इनकी प्रति संवेदनशीलता के साथ में इनकी जो भविष्य की चिंता है उसको ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से पुरानी योजना भी लौटना चाहिए। और राजस्थान की सरकार ने किया है और आगे भी कांग्रेस पार्टी की जो मंशा है वो इसी को लेकर निकल के आ रही है। नहीं, ये तो सही है। आपने लोग निश्चित तौर पर कर्मचारियों का कल्याण तो इसमें होना ही होना है, सीधा कल्याण तो कर्मचारियों का ही होना है।
लेकिन आपका जो कल्याण इसमें अपेक्षित है उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं है आपकी है? मैं कहूंगा कि ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। देखिए, सरकारें होती हैं वो जनता के लिए विकास के कार्य करती हैं, जनता के प्रति प्रतिबद्ध होती हैं और यही कल्याणकारी सरकारों की पहचान होती है। उन्होंने जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो बजट दिया, ऐसा कौन सा वर्ग है जो वंचित रहेगा? हर वर्ग की आवाज उस बजट के अंदर हुई और ये संवेदनशीलता थी कि उन्होंने उस समाज का सिलसिला, मैंने इससे पहले भी जो जिक्र किया, और जब जनता खुश होती है वो आशीर्वाद देती है। इस लोकतंत्र के अंदर जनता ही जनार्दन है, इसलिए जनता से बढ़ के तो कोई चीज हो नहीं सकता। ये 5 साल के लिए ये स्वीकार करना चाहिए ना, इसमें क्या बुराई निश्चित है? रूप से, निश्चित रूप भाई से अगर जनता के लोक हित में कल्याण की जो बात थी निर्णय तो 2004 का ये फैसला लंबित, 17 साल बाद कल्याण याद आया। हर साल बजट में आप इनको साथ बिठाते हैं, इनसे राय मशवरा करते हैं। अब 2022 में जाकर के 17 साल 17 बार बजट आ गया, 17 बार हर साल मौका मिला, अब कर रहे फैसला। तो इसमें क्या बुराई है कि चुनाव होने कर्मचारी साथ खड़े रहेंगे? जेपी शर्मा जी, जो 2004 के बाद में राजस्थान के अंदर जो सरकारें रही, 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 10 बजट उन्होंने पेश किए और जो 17वें बजट के अंदर निश्चित रूप से 5 साल हमारी सरकार रही, 2 साल कोविड का दौर रहा जिसके अंदर चुनौती रही। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपने अभी पेश कर लिए, 5 बजट आपने पहले की सरकार में निश्चित रूप से हमने ये और पहले आ सकता था, और पहले आ सकता था। हाँ, इसमें ये पहले आ सकता था और अब आया है तो भी कोई बुराई नहीं है और इसको स्वीकार करने। महेश शर्मा जी, अगर एक इतना बड़ा फैसला सरकार ने कर लिया, महेश शर्मा जी आवाज आ रही है ना? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। हाँ महेश जी, 17 हेलो साल का झगड़ा तो ठीक है अपनी जगह पे। शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 5 में कर देते, 6 में कर देते, बीजेपी वाले कर देते। आवाज आ रही है महेश जी? अब 2008 के बाद 9, 10, 11, 12 में कर देते, कांग्रेस वाले कोई बात नहीं किया। आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ महेश जी, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही है कि सरकार ने अब भी अगर फैसला किया है और चुनावी वर्ष से 1 साल पहले ही किया है, तो भी इसको भले ही ये राजनीतिक दलों की एक नैतिक व्यवस्था हो सकती है कि वो ये नहीं कह सकते कि हाँ हमने वोटों के लिए फैसला किया है, लेकिन आप और हम ये आकलन कर सकते हैं, आम जनता इस बात का आकलन करती है कि ये एक ऐसा फैसला है, कर्मचारी वर्ग हर घर में, करीब करीब हर घर में, हर दूसरे तीसरे घर में लगा लीजिए, मौजूद है। और कर्मचारी वर्ग तो वो वर्ग है जिसमें कोई जाति बंधन नहीं है, कोई क्षेत्र का बंधन नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मचारी आपस में बातचीत करते हैं तो मौसम को कम डिस्कस करते हैं, एरियर और वेतनमान को ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो वो कर्मचारी वर्ग जो अपने हितों के प्रति इतना जागरूक है, निश्चित रूप से अगर उसको राहत मिलती है तो सरकार को उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। कर्मचारी महेश जी। हाँ, मैं यही बात बता रहा हूँ कि अगर कांग्रेस के इतिहास, चुनाव के इतिहास को अगर देखा जाए, 1998 से 2003 के अंदर जो चुनाव हुआ, उसमें इस 2003 के चुनाव में के बाद में जो चुनाव हुआ, तो उस दौरान कांग्रेस की कर्मचारियों की नाराजगी की वजह से कांग्रेस की सरकार चली गई थी। अब सवाल ये होता है कि ये पेंशन की योजना जो 2004 में जो बंद हुई है, उस योजना के बंद होने के इतने साल बाद में ये योजना शुरू हुई है, तो इसमें कहीं न कहीं ये मोटिव है, ये पॉलिटिकल तो मामला है ही, और कर्मचारियों को साधने का भी एक जरिया है। चुनाव कहीं न कहीं 2023 और 2024 को लक्ष्य मान करके किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सवाल आता है कर्मचारी इससे फैसले से संतुष्ट है या नहीं है, तो इसमें ये मैं कह सकता हूं कि कर्मचारी बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि जो 2004 के बाद में ये फैसला हुआ था कि कर्मचारी के अंशदान में पेंशन के निमित्त पैसा जमा होगा। अब वो सीधा डायरेक्ट में अब राज्य सरकार या केंद्र सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस पे, तो ऐसी सूरत में कहीं न कहीं कर्मचारी को लाभ मिलेगा। तो एक बहुत, जब राजस्थान में ही 6 लाख से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनको जो पुराने जो कर्मचारी हैं उन्हें पेंशन का लाभ मिल रहा है, नए कर्मचारियों को 2004 के बाद से ये इससे सहूलियत नहीं थी, बल्कि उनके वेतन से कटौती हो रही थी। ऐसी सूरत में 4 लाख वो कर्मचारी हैं, 4 लाख जो नए जो कर्मचारी है उनके लिए ये फायदे का एक सौदा हुआ है। एक तो ये बात है, बहुत बड़ा, और उनके लिए दूसरा बहुत ये है राहत कि की बात है। और इसके बाद में ये है कि जो ये पेंशन की पुरानी योजना को लागू करके कांग्रेस समर्थित जितनी भी सरकारें, उन्होंने तो इसको इसे एक चुनावी एजेंडा बना करके इसको आगे मतलब इसको दे दिया है, तय कर लिया है। लेकिन केंद्र सरकार के सामने ये अभी विवशता होगी कि वो इसे लागू करे। आप ये देखिए, रामलाल शर्मा जी से प्रतिक्रिया लेता हूं। रामलाल जी,
चूंकि फैसला ऐसा है जो जिसके लोक लुभावन होने पे और यूँ समझिए कि सबको सुहाने वाला फैसला, कर्मचारियों को सुहाने वाला फैसला तो ये है ही। ऐसी स्थिति में पिछले 3 दिन से जो बहस चल रही है इसको लेकर, उसमें आप लोग 2-3 बातें ही बोल पा रहे हैं। पहली बात तो आप ये करें कि 2004-5 में, रामलाल जी आवाज़ आ रही है ना, 5 में जो आदमी रिक्रूट हुआ वो तो 36 में जाकर 33 में रिटायर होगा। तो या तो उसकी चिंता 28 वाली सरकार करेगी जो 2028 में आएगी, या 2033 में जो सरकार आएगी वो चिंता करेगी। इन्होंने तो बस दाना डाल दिया। या फिर ये कह पा रहे हैं कि फंड तो जुटा नहीं पाएंगे, घोषणा कर दी। लेकिन घोषणा जो राजनीतिक जो मायने लिए हुए हैं उसकी चिंता तो करनी पड़ेगी ना रामलाल जी। देखिए जेपी शर्मा जी, एक तरीके से बजट सरकार का दर्पण होता है, सरकार का आईना होता है, और जनता उसके ऊपर विश्वास करती है कि सरकार ने हमारे लिए ये 1 साल की योजना बनाई है जो धरातल के ऊपर लागू होगी जी। ये चौथा बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है। इससे पहले 3 बजट पेश कर चुके, और इन 3 बजटों की घोषणा और सरकार के 2018 के अंदर चुनावी घोषणा पत्र की घोषणाएं, वो अगर हम देखें तो जनता ये खुद ही तुलना कर लेगी कि कितनी घोषणाएं धरातल के ऊपर आई है। कर्मचारियों के हित के अंदर, कर्मचारियों के पक्ष के अंदर जो सरकार ने घोषणा की है, हम कर्मचारियों के इस घोषणा का विरोध कतई नहीं कर रहे। अच्छी बात है, सरकार कर्मचारियों के हित के अंदर कोई घोषणा कर रही है, लेकिन सवाल इस बात का खड़ा होता है, 7वें वेतन आयोग लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब डीसी सामंत की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी। वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए उस कमेटी ने सिफारिश की। उस कमेटी की सिफारिश के आधार के ऊपर हमने लागू करने का काम किया 2017 के अंदर। सरकार ने अभी बजट के अंदर घोषणा की है कि सरकार के उस 2017 के जो आदेश को भी हम रिव्यू करने का काम कर रहे हैं और उसको निरस्त करने का काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, आपने कर ली। कल सरकार ने उसके आज तक नहीं आई, आप झूठ बोल रहे टीवी चैनल पे। अरे सुनो, अरे नहीं सुन रहे हम तो रामलाल जी। सामंत कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं, आप सरासर झूठ बोल रहे। सामंत कमेटी की रिपोर्ट आ जाती तो आज खेमरा चौधरी की समिति नहीं बनती। आपकी बात है तो आप बोल रहे ना, क्या दिक्कत है? नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं ना, उसके आपके झूठ पकड़ने के लिए बैठे हैं। कल 27 तारीख को इन्होंने पे ग्रेड का एक आदेश जारी किया जी, जो लेवल 5 के कर्मचारी है। जेपी शर्मा जी ध्यान से सुनना मेरी बात। जो लेवल 5 के कर्मचारी हैं, जिनमें एलडीसी आते हैं, जिनमें कांस्टेबल आते हैं, जिसमें कृषि पर्यवेक्षक आते हैं, जिनमें ग्राम सेवक आते हैं, इन सबका वेतन आप देखोगे तो 100 रुपए तो कम किए 9 साल वाले में, और 18 साल वाले के अंदर 300 रुपए कम किए। और मेरी बात के अंदर ऐसे कहता हो ना तो मैं प्रमाण आपको टेबल करने के लिए तैयार हूं। आप कैसी बात कर रहे हो? तो इसी तरीके से काला जादू आने वाले समय के अंदर यह भी साबित होगा। भगवान के वजह से हम तो कर्मचारियों का हित चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो जश्न कर्मचारी मना रहे हैं कि हमारे अच्छा निर्णय सरकार ने किया है, वो अच्छा निर्णय धरातल के ऊपर भी लागू उतरे कर्मचारियों के साथ। ठीक बात है। कुलदीप यादव जी, ये बात केवल भाजपा ही नहीं करी, ये बात काफ़ी हद तक यूँ समझिए कि कर्मचारियों के एक तबके में भी है। उनके भी मन में इस बात को लेकर शुभा है कि पता नहीं कितना, अभी तक तो समय पड़ा हुआ है बहुत लंबा, तब तक क्या फैसले हो जाएंगे क्या नहीं हो जाएंगे, है क्या ये शुभा किसी तरह का? सबसे पहले तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का आभार धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा, जो आज देश में इनको गांधी जी की उपाधि दी गई है। इन्होंने उसी गांधी जी की भावना को रखते हुए जो पीड़ित कर्मचारी थे राजस्थान का 7-7.5 लाख, उनकी जो बल्ले बल्ले करी है, ऐतिहासिक कदम उठाए उन्होंने। मैं रामलाल जी से पूछना चाह रहा हूँ, 2004 में पेंशन बंद कर्मचारी की क्यों करी? क्या किसी भी एमएलए की या एमपी की? कर्मचारियों ने ऐसे क्या किया था? 2004 में माननीय अटल बिहारी जी ने इस पेंशन को बंद किया। बंद करने की नौबत क्या आई? क्या कर्मचारी नकारा हो गया था? क्या कर्मचारी काम नहीं कर रहा था? किसी संस्था में कोई कार्य रुका हुआ था क्या? आरसी चौधरी जी से पूछिए, मेरे से क्या पूछ रहे हो? नहीं, अटल बिहारी जी ने बंद करी थी रामलाल जी 2004 में। 1 अप्रैल 2004 से बंद हुई थी। आपको शायद ज्ञान कम इस चीज का। अटल बिहारी जी बंद करके ये जो विवाद पैदा हुआ था, क्यों हुआ था? हम माननीय अटल जी को ये कहा हमने कि अपन भी दिया था। मैं जब से मैं कर्मचारियों के लीडरशिप कर रहा हूँ, हमने ये कहा था कि आप एमपी और एमएलए का भी पेंशन रोका जाए। जो 5-5, 6-6, 7-7 पेंशन दे रहे हो आप, किस औचित्य के लिए दे रहे हैं आप? कर्मचारी 55 साल, 58 साल, 60 साल देश और राज्य के लिए काम करता है। उनका अपराध क्या है? पेंशन बुढ़ापे का बेटा है, बुढ़ापे का सहारा है। आज सरकारें 60 साल की उम्र वालों को पेंशन क्यों दे रही हो? 1000 दो, 1500 दो, 2000 दो, क्यों दी जा रही है? क्या कारण थे जो कर्मचारियों के ऊपर ऐसी चीजें, ऐसा कुठाराघात किया? 2004 से लड़ाई चलते चलते आज राजस्थान ऐतिहासिक प्रदेश बना है।
पूरे देश के अंदर जिन्होंने कर्मचारियों के लिए सोचा, माननीय गहलोत साहब ने कर्मचारियों की दुख दर्द और पीड़ा को जाना है। आज कर्मचारी की जो पेंशन का मामला था, पहले 10% काट के उस पैसे का हिसाब नहीं है कर्मचारी का, मूल वेतन और डीए मिला के काटा जाता था। 10% गवर्नमेंट देती थी, 10% कर्मचारी के पेटे कटता था। उस पैसे का आज तक हमें ये पता नहीं लगा कि वो पैसा किस संस्था में लग रहा है, किस शेयर में लग रहा है, हमारा पैसा कितना बढ़ा है और कितना कटा है। आज हमें ये तो अपेक्षाएं जागृत हुई है, सही 35 में मिले कर्मचारी को, 2036 में मिले कर्मचारी को, बाकी एक जो भावना कर्मचारी की मर गई थी वो भावना जागृत हुई। आज एक एक पैसा जुटाना मुश्किल हो रहा था आरसी चौधरी साहब, चाहे वो किसानों की कर्ज माफ़ी की बात हो, चाहे वो बेरोजगारों को भत्ते की बात भाजपा उठाती आ रही है शुरू से। उसके बाद पेट्रोल डीजल पर वैट जब केंद्र सरकार ने कम किया और राज्य सरकारों के पाले में गेंद डाल दी, तब भी ये कहा गया कि 800 करोड़ 1000 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा इससे फ़र्क पड़ता है। यहाँ 19,000 20,000 करोड़ ये कुलदीप यादव जी बता रहे थे अभी, ये सालाना भार पड़ता है। तो फिर ये सवाल क्यों नहीं उठे कि ये भार डालना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि ये जीत सुनिश्चित करनी है 2023 की। आरसी चौधरी साहब। जेपी शर्मा जी, निश्चित रूप से जो जवाबदेह लोग होते हैं उन्हीं से जो लोग नहीं कर सकते, जो नाचने जाने आंगन टेढ़ा, जो बहाने निकालने की कोशिश करते हैं। इससे पहले जब हमने निःशुल्क दवा योजना की थी तभी भारतीय जनता पार्टी के यही स्लोगन होते थे। हमने पशुओं की भी निःशुल्क दवा योजना शुरू की थी, तभी यही उनकी चीजें होती थी। ये पूर्व जो पिछला बजट था उसके लिए भी यही बोलते थे। हम ये कह रहे हैं कि सदन में आइए और चर्चा कीजिए और 86% हम चीजें बता दें। और जो आपने जिक्र किया कि वेट की बात, वेट मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश के अंदर राजस्थान से ज्यादा है। अरे इससे देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश में ज्यादा है, ये तो बहुत बहस हो चुकी है ना आरसी चौधरी साहब। कहाँ नहीं, तो फिर अगर आप ये कहें हम तो एक संवेदनशील सरकार के रिजिम में रह रहे हैं ना, हम मध्य प्रदेश से क्या तुलना करना चाहें? देखिए, जिसके पास में दूरदृष्टि है, जिसके पास में विजन है, उसके पास में राजस्व को जुटाने के स्रोत होते हैं। ये रिफाइनरी हम लेके आए थे, यही रिफाइनरी है राजस्थान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की संकल्पना नहीं थी, ये माननीय मुख्यमंत्री की सोच थी और ये आज राजस्थान का जेवल्स बना हुआ है। इसी के लिए हम तेजी से काम करें, आगे आने वाले समय में और रेवेन्यू होगा। अगर आपकी दूरदृष्टिता है, जिस प्रकार से हमने कहा कि मिशन इंपोर्ट बने, निर्यातक बनेंगे, हम जिले के हिसाब से जिस प्रकार से लेके जा रहे हैं, हमारे मन में माइंड में विजन है और विजन भी है और जवाबदेही है और जिम्मेदारी भी है और पारदर्शिता भी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आज सिर्फ इस बात पे जिक्र करना चाहिए, तू इधर उधर की बात ना कर, तेरी मंशा क्या है वो सीधा उल्लेख कर। क्या आप कर्मचारियों के हित की बात कांग्रेस के साथ में खड़े होकर मेज बजाएंगे या आपके राज्य पे जहां पे सरकारें हैं वहां पे देने का प्रयास करेंगे? केंद्र की सरकार इस निर्णय को लेगी और भाजपा के 25 सांसद वहां पे ये बात रखेंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो उन्हें बतानी चाहिए। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है महेश शर्मा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात। लेकिन ये भी है कांग्रेस के लिए भी और भाजपा का भी ये पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा ही होगा। महेश शर्मा जी, आवाज सुनाई दे रही है ना कि ये जो गर्मी है, ये जो आंच है इस मुद्दे की, इसको दिसंबर 2023 की जो सर्दी होगी उस तक कैसे बरकरार रखा जाए? महेश शर्मा जी। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि ये घोषणा बड़ी लोक लुभावन है और फिलहाल अगर ये मान के चलें कि ये कि जो आज 2004 में जिसकी नियुक्ति हुई है, 2004 से जिनकी नियुक्तियां हुई है और उनके अगर 30 या 40 साल भी जोड़ दिया जाए तो ये 2036 और 40 तक क्या राजनीतिक स्थितियां बनती है, ये उस सरकार को फेस करनी पड़ेगी। ये सवाल है। सवाल ये आता है कि लायबिलिटी जब ये थी, ये अब ये इसकी विसंगति ये खत्म हुई, तो जब इसी शासन का जो पूर्व में 2008 से 2013 तक शासन था, उस दौरान ये लागू क्यों नहीं की? क्योंकि आगे आज इस बार जो लागू की गई है तो वो पहले भी लागू की जानी चाहिए थी। कर्मचारी तब तक क्यों महरूम रहा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि अब ये चूंकि घोषणा राज्य स्तर पर की गई है, इससे कांग्रेस एक स्ट्रेटेजिक तौर पे चुनावी रणनीति अगले चुनाव के लिए 2023 और 2024 की तैयारी करने के लिए मौजूदा जो बीजेपी शासन है, बीजेपी सरकार है, केंद्र सरकार की हो या अन्य दूसरी कार्य, उनके सामने एक ऐसी मतलब चुनावी मुद्दा करके या कहे कि रणनीति तैयार की जा रही है, इसमें कोई दरार नहीं। हाँ, कर्मचारी तो राजी होना उनका स्वाभाविक है, लेकिन एक आपको एक अर्थशास्त्र के अनुसार बता रहा हूं, जब ये एक कटु सत्य है कि हमारे जो बजट का 95% कर्मचारियों के वेतन भत्ते वगैरह इन पे खर्च हो रहा है आज की तारीख में, ऐसी सूरत में ये जो एक लायबिलिटी और बढ़ने वाली है, संभावित है, उनके लिए आर्थिक स्रोत कहां से आएंगे?
इसकी ये भी और एक बहुत भी बड़ी मतलब चुनौती क्या है। कहते हैं सरकार को लेकिन सोचना चाहिए। ठीक है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था अपनी जगह होती है। रामलाल जी, कांग्रेस ये कह रही है कि हम हमारे द्वारा शासित जो राज्य हैं उन सब में तो इसको लागू करेंगे ही करेंगे, केंद्र सरकार भी लागू करे। अब आप तो पिछले कई सालों से खुश हैं कि कांग्रेस सिमटती जा रही है, बहुत कम राज्यों में रह गई है, तो चिंता इनकी बहुत छोटी है, आपकी चिंता बड़ी होगी। रामलाल जी, देखिए जेपी शर्मा जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा। अभी मेरे यादव साहब कह रहे हैं कि साहब 2004 के अंदर अटल जी की सरकार ने 1 अप्रैल से लागू की थी। तो 1 अप्रैल 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की शासन रही, यूपीए सरकार की गवर्नमेंट रही, आपने उसको दुरुस्त क्यों नहीं कराया? 1। राजस्थान में 8 से लेकर 13 तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने दुरुस्त क्यों नहीं किया? 2। तीसरी बात है मेरे मित्र सुन लीजिए ना, आपके पास आरसी चौधरी जी ये कह रहे हैं कि हमने निःशुल्क दवा वितरण करने का काम किया, दवाएं देने का काम किया, पशुओं को निःशुल्क करने का काम किया, हम बेरोजगारों का वो भी कर रहे हैं, कर्ज माफी भी कर रहे हैं। आपका इतिहास इस बात का रहा है कि इतने अच्छे काम आप कर लो, ठीक है ना। आपने बुजुर्गों को पेंशन देने का काम भी किया था ना। लेकिन ये सिर्फ घोषणाएं जो है ना वो धरातल के ऊपर उतरती नहीं है। तभी तो आप 56 में से लड़ते हो, कभी 21 के ऊपर से लड़ते हो। अब की बार 11 सीटों की तैयारी कर लो, 11 सीटों ज्यादा आपकी आने वाली नहीं है। आप कितनी, क्योंकि आपकी योजनाएं धरातल के ऊपर नहीं आ रही। रही बात कर्मचारियों के हित के अंदर कोई भी फैसला ले रहा है, हम कर्मचारियों के विरोध के अंदर नहीं है। अच्छी बात है कर्मचारियों को सहायता मिले, कर्मचारियों को लाभ मिले, लेकिन सिर्फ वो घोषणा ही आपकी क्या मंशा है? आपकी क्या मंशा है? आपकी क्या मंशा है? भाजपा की क्या मंशा है? बता देना मंशा, कितनी मंशा पूछ रहे हो? 3 बार पूछ लिया आपने, मंशा बता रहे हैं ना। मंशा ये है कि वो इस बात का पर ध्यान रखेंगे कि आप इसको जमीन पर उतार पाते हैं कि नहीं उतार पाते हैं। लेकिन अब सुनिए, लेकिन कुलदीप एक मिनट सुनिए, चौधरी सुनिए, ये कैसे मान लिया लोकतंत्र में? चौधरी सुनिए, कुलदीप जी, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि साहब 36-34 की जो बात हो रही है, भाई 36-34 में देनी पड़ेगी, पैसा कटना तो अभी शुरू हो जाएगा ना, पैसा उसके लिए जुटाना तो अभी शुरू हो जाएगा ना, पता तो चल जाएगा ना आपको कुलदीप जी, जेपी जी कि आपका पेंशन फंड में पैसा जमा हो रहा है आपके नाम से। 47 से लेके 2004 तक भी तो कर्मचारियों ने काम किया था, खर्चा तो वही बराबर था। जब भी 2004 तक पेंशन दी जा रही थी वही कर्मचारी थे। नहीं, हम प्रक्रिया की बात करें, हम प्रक्रिया की बात करें कुलदीप जी। पेंशन फंड में आपके पैसा जमा होगा, आपको पता चलेगा ना, सरकार को डालना पड़ेगा ना, तभी आएगा, या वो एक साथ ही डालना पड़ेगा 2034 में 36 में? अब ये सरकार की पॉलिसी क्या है, अच्छा, वो सरकार क्लियर कर देगी पार्टियों के सामने। बाकी पैसा आज से ही डाल लेगी सरकार, जब जाके कर्मचारी को पेंशन के ऊपर 36 में शुरुआत होगी, पहला केस आएगा 35 के बाद जी, उसके बाद जो पैसा मिलेगा कर्मचारी को सरकार की देन है। कर्मचारी सरकार का विभिन्न अंग है, सरकारी कर्मचारी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। रामलाल जी कह रहे थे 2004 से आप सो रहे थे, हमने बराबर सरकारों से लड़ाइयां लड़ी है, बराबर ज्ञापन दिए। रामलाल जी तो आरसी चौधरी साहब को कह रहे थे, रामलाल जी तो चौधरी साहब को कह रहे थे। चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? समय हो गया, चौधरी बहुत संक्षेप में बोलिए। मैं जेपी शर्मा जी इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो संकल्प, जो जिस घोषणा पत्र की बात करते हैं, जो जन घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया, अगर उसके वादों को पूरा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को शंका थी तो उसी समय बोलना चाहिए था। और 163 से 73 पे जो लोग आ गए, उनका इतना अहंकार कि इस हिसाब से जनता की लोक कल्याणकारी करने से सरकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी। सरकार की पुनरावृत्ति हो या नहीं हो, लेकिन जनता के कल्याण के कार्य कांग्रेस प्रतिबद्ध है, वो करती रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी विभाजन की राजनीति को बंद करके मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि आप कभी मुद्दों पे चर्चा करते नहीं, विकास की बात करते नहीं, आप जो 80 और 20 की बात करते हैं या फिर किसी भाषा की। चलिए चौधरी साहब, कहां से कहां लगे आप बात को। शुक्रिया आपका चौधरी जी, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।